नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस हफ्ते की कुछ मेजर न्यूज़, इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ आ रही है IndusInd बैंक के बारे में, जहाँ पे एक विसल ब्लोअर के द्वारा कंप्लेंट की गई है बैंक के खिलाफ और ये कहा गया है कि बैंक जो है वो लोन्स के अंदर एवरग्रीनिंग कर रहा है। दोस्तों ये एवरग्रीनिंग बेसिकली होता क्या है? तो एवरग्रीनिंग के अंदर जो लोन जहां पे कोई एग्जिस्टिंग व्यक्ति जिसने लोन लिया हुआ है, अगर वो लोन नहीं चुका पाता तो बैंक उनको एक फ्रेश लोन दे देता है, जिससे बैंक की जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं वो क्लीन दिखते हैं। तो वहां पे अगर कोई भी पैसा नहीं दे पा रहा, एग्जिस्टिंग बोरोवर है और अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा, तो वो जो अकाउंट है वो NPA हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक नया लोन दे दिया जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन को, ताकि वो जो लोन है वो NPA ना दिखे और बैंक की जो बुक्स हैं वो क्लीन यहाँ पे दिखाई दें। तो ये जो विसल ब्लोअर हैं, इन्होंने कंप्लेंट की है बैंक की मैनेजमेंट को, इन्होंने कंप्लेंट की है RBI को और BFIL को भी। तो यहाँ पे बैंक ने इस एलिगेशंस को नकारा है, लेकिन यहाँ पे 84,000 लोन्स जो हैं बैंक ने डिसबर्स किए बिना कस्टमर की कंसेंट के। और दोस्तों ये जो मामला है ये मई 2021 का है। एक्चुअली दोस्तों ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, जहां पे SBI में मेरे को एक लोन दिया गया या एक सिविल रिपोर्ट के अंदर मेरा लोन दिख रहा था, जहां पे मैंने SBI के खिलाफ कंप्लेंट भी की थी और SBI ने मुझे 10,000 रुपए का मुआवजा भी दिया था। ये मैं आपको प्रूफ के साथ किसी एक वीडियो में दिखाऊंगा, जहां पे मैंने बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को कंप्लेंट की थी SBI की कि मुझे जो है एक लोन दे दिया गया है या एक लोन अकाउंट मेरे सिविल के अंदर दिख रहा है, और वहां पे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन ने 10,000 की पेनल्टी लगाई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोरिलेट कर पा रहा हूं। तो अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं कि ये पूरा मामला जो मई 2021 का है, तो ये आप इस न्यूज रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लार्ज कैप फंड्स हैं, इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपको मालूम होगा कि सितंबर के महीने में जो इक्विटी का एक इनफ्लो था वो 8,677 करोड़ था, लेकिन उसके अंदर जो नेट इनफ्लो लार्ज कैप फंड्स में था केवल 14 करोड़ था, जो कि काफी कम नंबर था। तो बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो लार्ज कैप फंड्स के प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं हो रहे। उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। आधे से ज्यादा फंड्स जो हैं वो अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि जो सेबी का नया क्लासिफिकेशन था म्यूचुअल फंड्स का, वहां पे दोस्तों ये मैंडेट किया गया था कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनको जो टॉप 100 कंपनीज हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, केवल उन्हीं में निवेश करना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वहां पे हम देख पा रहे हैं कि केवल कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनीज का जो रिटर्न है वो इतना एनकरेजिंग नहीं है कि वो बेंचमार्क को बीट कर सके या वो अल्फा जनरेट कर सके। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो लार्ज कैप फंड्स के प्रति कम होता जा रहा है। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आप यहाँ पे जो इंडेक्स फंड्स हैं बेसिकली अगर आप उन्हीं के अंदर निवेश करें तो बेटर है। तो यहाँ पे जो पैसिव इन्वेस्टिंग है उसके बारे में बताया गया, और मैं भी काफी बार आपको अपने चैनल पे बता चुका हूं कि अगर आप इंडेक्स फंड्स में करेंगे, इंडेक्स को बीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एक्टिव फंड्स के लिए। दोस्तों वहीं पे एक अच्छी न्यूज आ रही है कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं या जो स्मॉलर स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को अपने जो बिगर पीयर्स हैं उनके मुकाबले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BSE का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 35% ऊपर की तरफ गया, मिड कैप का जो इंडेक्स है वो 25% ऊपर गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंसेक्स है उसके अंदर केवल 19% यहाँ पे उछाल देखने को मिला। तो बेसिकली यहाँ पे मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी से बेटर परफॉर्म कर रही है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना
होता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आईपीएल से संबंधित अगर आप आईपीएल की किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा कवरेज आपको देखने को मिल रही होगी इस समय मीडिया में। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है, अगर आप इसको पढ़ें तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आईपीएल में निवेश किया जाता है तो बेसिकली यहाँ पे निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, या ये लॉजिक इस पर्टिकुलर स्टोरी में बताया गया है कि जो 2 नई टीम्स बाय की गई हैं वहां पे इतनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर किस लिए बाय की गई हैं। समरी के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि आईपीएल में जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील रहती है। उसके पीछे कारण ये है कि अब जैसे रिसेंटली हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा कि वहां पे इंडिया जो है उसके आगे बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। मैं क्रिकेट को इतना ज्यादा क्लोजली ट्रैक तो नहीं करता, तो वहां पे जो आपके एडवर्टाइजर्स हैं उनको नुकसान होता है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अगर इंडिया की टीम बाहर हो जाए। लेकिन दोस्तों आईपीएल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि वहां हर रोज जब भी मैच होता है आईपीएल का वहां पे इंडिया विंस, मतलब चाहे कोई भी टीम जीते। जैसे एक एग्जांपल इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया गया है कि मान लीजिए सीएसके का मैच हो रहा है आरसीबी के साथ या किसी और दूसरी टीम के साथ, तो अगर मान लीजिए वहां पे सीएसके हार भी जाता है तो वहां पे आप जो है निराश होकर नहीं उठेंगे क्योंकि वहां पे आप धोनी के भी फैन हैं, तो इसलिए आपको कोई ऐसा दुख नहीं होगा कि आपकी टीम हार गई, आपकी सिटी की टीम हार गई, क्योंकि आपकी फेवरेट प्लेयर्स, आपके हर टीम में फेवरेट प्लेयर्स रहेंगे। तो ये समरी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे पूरी मैथमेटिक्स दी गई है कि आने वाले समय में किस तरीके से जो आईपीएल की टीम्स हैं उनकी वैल्यूएशंस यहां पे इंक्रीज हो सकती हैं। और जो आपकी अभी रिसेंटली जो टीम बाय की गई है मिस्टर संजीव गोयनका द्वारा, तो उनका ये मानना है कि जो हर एक फ्रेंचाइजी है वो लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। मतलब जो हर एक फ्रेंचाइजी है उसकी वैल्यूएशन जो है डबल हो जाएगी अगले 5 साल के अंदर। तो ये उनका मानना है। तो यहाँ पे पूरी मैथमेटिक्स दी गई है कि किस तरीके से ऐसा होगा, किस तरीके से जो है वैल्यूएशंस की जाती है, किस तरीके से ये सारा इसके पीछे की मैथ्स दी गई है, आईपीएल के पीछे की मैथ्स यहाँ पे दी गई है। अगर आप पढ़ना चाहें, ये थोड़ा लंबा आर्टिकल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अगर आप आईपीएल में इंटरेस्टेड हैं या अगर आप आईपीएल की किसी टीम में निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड है। दोस्तों अगली जो खबर है, यहाँ पे अक्टूबर के महीने के अंदर एफपीआईज जो हैं वो नेट सेलर थे। उन्होंने लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का पैसा जो है इंडियन मार्केट से निकाला। और यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग एक रेगुलर फिनोमिना होती है और नॉर्मली ईयर एंड के ऊपर हॉलीडेज से पहले जो हॉलीडेज एनुअल हॉलीडेज होती हैं, क्रिसमस या न्यू ईयर का जो टाइम होता है उससे पहले ऑब्वियसली यहाँ पे बड़े निवेशक अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली महत्वपूर्ण न्यूज के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे जो एयरटेल है वो अपना जो पेमेंट बैंक का बिजनेस है उसके ऊपर फोकस करेगा। उसके जो 180 मिलियन मतलब 18 करोड़ डिजिटल यूजर्स हैं उनको नए प्रोडक्ट्स या जो प्रोडक्ट्स उनके द्वारा दिए जाते हैं पेमेंट बैंक्स के द्वारा उनको लेवरेज किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है गिफ्ट कार्ड्स, फास्टैग, टेलीकॉम रिचार्जेस। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये कि एयरटेल जो है वो फोकस करेगा कि किस तरीके से इन कस्टमर्स को लेवरेज किया जाए पेमेंट बैंकिंग स्पेस में और किस तरीके से यहाँ पे और रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए। और यहाँ पे जो आपका एयरटेल का इन्होंने एक समरी के तौर पे पिछले 3 साल का रेवेन्यू और नेट लॉस भी बताया है। तो अगर आप एयरटेल के निवेशक हैं या एयरटेल में अगर आप निवेश करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आर्टिकल जो है वो काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि उनके जो पेमेंट बैंक का रेवेन्यू है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो अच्छा कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में इसका डीमर्जर कर दिया जाए, वैल्यू अनलॉक हो एयरटेल निवेशकों के लिए। खैर ये फ्यूचर की बातें हैं, ये तो मैं सिर्फ अभी हम इस समय जो है उसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फोकस किया जाएगा ये काफी अच्छी खबर है एयरटेल के
निवेशकों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस धनतेरस के ऊपर गोल्ड ज्वेलरी है उसका जो डिमांड देखी गई वो बेस्ट डिमांड थी पिछले 3 साल के अंदर। इसको कुछ लोग रिवेंज शॉपिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो चार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको केवल ये चार्ट दिखाना चाहता था। तो अगर आप गोल्ड का रिटर्न देखना चाहते हैं पिछले 10-11 साल के अंदर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ जो कैलकुलेशन की गई है धनतेरस टू धनतेरस की गई है, मतलब एक धनतेरस से अगली धनतेरस तक गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया। तो बेसिकली इस समय गोल्ड का रिटर्न जो है नेगेटिव है, पिछले साल के मुकाबले -5.9% है। और ये सवाल मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्या ये सही समय है गोल्ड में निवेश करने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमारा निर्णय टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप गोल्ड का चार्ट देखेंगे, गोल्ड का प्राइस इंडिया में डिसाइड नहीं होता, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर इस धनतेरस के ऊपर बहुत जबरदस्त बाइंग की गई है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाएगा, या इंडिया ने गोल्ड अच्छा खासा गोल्ड इंपोर्ट किया है 2021 में पिछले साल के मुकाबले, या जिसको कह लीजिए कि पिछले 4 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट इंपोर्ट किया गया है, तो इससे गोल्ड का प्राइस डबल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गोल्ड का प्राइस है वो इंटरनेशनली डिसाइड किया जाता है और ये आपकी रुपये की वैल्यू के ऊपर भी निर्भर होता है, लेकिन बेस प्राइस जो है वो इंटरनेशनली डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि पिछले काफ़ी समय से गोल्ड जो है वो एक काफ़ी नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और ये जो रेंज है दोस्तों 1830 से लेके आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 1730 के बीच में है। ये $100 की रेंज है। यहाँ पे बीच में एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई, लेकिन ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ और वापस गोल्ड जो है इसी पर्टिकुलर नैरो रेंज में आ गया। तो दोस्तों अगर मैं निवेशक हूं तो मैं बेसिकली यहाँ पे देखूंगा कि गोल्ड इन दोनों रेंज के अंदर, ये मतलब अपर जो लिमिट है या लोअर लिमिट है, इनमें से ये ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो उसी के ऊपर हमारा जो निर्णय वो आधारित होगा। जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता हम कुछ भी नहीं कह सकते। और अगर आप टेक्निकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे एक तरीके का इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी हमें जो है निर्णय लेने से रोक रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इंतजार करना पड़ेगा कि गोल्ड 1830 या 1730 इनमें से किस लेवल को तोड़ के ऊपर या नीचे जाता है, उसके बाद ही हम यहाँ पे निवेश करें तो बेटर है। जब तक ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि यहाँ गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है। दोस्तों चलते हैं अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ के ऊपर, और ये खबर है SBI की तरफ से। तो SBI ने अब तक का अपना हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और SBI की जो फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस समय दिखाई दे रही है। आप इस आर्टिकल के अंदर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो होम लोन की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज हुई है। यहाँ 11% ग्रोथ देखने को मिली है होम लोन्स के अंदर, और कॉर्पोरेट लोन बुक जो है वो 4% ड्रॉप हुई है। लेकिन होम लोन जो कि अब बैंक का 24% बिजनेस जो है कंट्रोल करता है, उसके अंदर एक अच्छी डिमांड अगर देखने को मिले तो ऑब्वियसली ये एक अच्छी खबर है बैंक के लिए। और यहाँ पे दोस्तों NPAs के फ्रंट पे भी काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि जो उनके स्लिपेजेस हैं वो 4176 करोड़ हैं सितंबर में, और ये 15,000 करोड़ से ज़्यादा थे जो जून का क्वार्टर था उसके अंदर। और यहाँ पे जो नेट NPA है वो 1.52% हो गया है, जो कि 1.59% था कुछ समय पहले, मतलब पिछले साल के मुकाबले 1 साल पहले। और दोस्तों यहाँ पे जो मेन कारण है NPA के ड्रॉप होने का, मुझे ऐसा लगता है कि वो राइट ऑफ, जो लोन्स को राइट ऑफ किया गया है उसकी वजह से है। और SBI के जो राइट ऑफ्स हैं उनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि आगे ये NPAs इंक्रीज नहीं होंगे और बैंक जो है अपनी रिकवरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देगा। तो ये एक अच्छी खबर है अगर आप SBI के निवेशक हैं, अगर आप SBI में निवेश करना चाहते हैं। दोस्तों अगली खबर भी काफ़ी अच्छी है। अक्टूबर का जो GST कलेक्शन है वो 2nd हाईएस्ट है जब से GST लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे 24% जंप देखने को मिला
पिछले साल के मुकाबले, और यहाँ पे 1.3 ट्रिलियन मतलब 1.3 लाख करोड़ की जो कलेक्शन की गई अक्टूबर के महीने में, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है और ये इकोनॉमी के रिवाइवल की तरफ संकेत दे रही है। दोस्तों एक और अच्छी खबर, यहाँ पे यूएस का जो जॉब ग्रोथ है वो पिकअप हुआ है अक्टूबर में। यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल्स जो हैं वो 5,31,000 इंक्रीज हुए हैं पिछले महीने, जो वहाँ का लेबर डिपार्टमेंट डेटा जारी करता है उसके मुताबिक। और यहाँ पे दोस्तों जो सितंबर का नंबर है उसको भी रिवाइज किया गया है, हायर किया गया है, 3.12 लाख उसको किया गया, जबकि प्रीवियस रिपोर्टेड नंबर 1.94 लाख था। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर है, यूएस की इकोनॉमी अगर रिवाइव हो रही है तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इंटरनेशनल संकेत काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों जहां तक मेजर इवेंट्स की बात की जाए, इस हफ्ते केवल एक ही मेजर इवेंट है जब सीपीआई का डेटा रिलीज किया जाएगा ईयर ऑन ईयर, और ये जो डेटा है ये 12 नवंबर फ्राइडे को रिलीज किया जाएगा मार्केट बंद होने के बाद 5:30 बजे। तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सीपीआई या इन्फ्लेशन का जो भी डेटा होता है उससे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीपीआई के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, 4.5% रह सकती है सीपीआई इन्फ्लेशन 4.35% के मुकाबले। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीकली वाणी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।